वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। वाह, ये शेर जब याद आता है तो जहन में नाम आता है उस एक शायर का जिसने इसमें अपनी अल्फाज की जादूगरी दिखाई। ना सिर्फ अदबी हलकों में वो बहुत मशहूर है, बल्कि माया नाज शायर के साथ साथ वो नामवर और नामचीन गीतकार भी हैं। हम आज ख़ास मुलाकात में उन्हें दावत दिए हुए हैं। वो है नन अदर देन अपनी हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने नगरनिगार, जिनका नाम है अहमद वसी साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास मुलाकात। अहमद वसी साहब, खुशबू जो आपने अपने गीतों में छलकाई, अल्फाज की जादूगरी जो तब सीतापुर से शुरू हुई थी, बचपन से जो शुरू हुई थी, फिर लखनऊ में जवान हो गई वो मेरे साथ ही जवान हुई। आपके साथ ही जवान हो गई। उसके बाद मुंबई आपने रुख किया और अभी भी इस उम्र में भी आप लिख रहे हैं। फिर उसी मोड़ पर आपकी फिल्म हमारे सामने आ रही है अभी, लेक टंडन की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि आपने बचपन से शुरुआत की थी और आज भी आप लिख रहे हैं और अदबी शायरी के साथ साथ आप फिल्मी शायरी भी अभी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है सुनकर। देखिए, ऐसा है कि फिल्में तो बहुत कम लिखी मैंने, ज़्यादा नहीं लिखी। ये मेरी रिलीज़ होने वाली 10वीं फिल्म है जी। फिर उसी मोड़ पर जो आएगी करीब अनकरीब रिलीज़ होने वाली। हाँ, कुछ कोशिश की है अल्फाज जोड़ने की शायरी में, लेकिन फिल्मों से इसलिए आपने किनारा किया वो जानबूझ के नहीं था, क्योंकि आप विविध भारती के साथ जुड़े थे काफी सालों तक, 36-37 सालों तक आपने काम किया वहाँ पे। बिल्कुल जी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि यहाँ की ज़िंदगी आपको मालूम है, बम्बई की ज़िंदगी बड़ी जिद्दोजहद की ज़िंदगी है और एक वक्त में एक आदमी एक ही काम कर सकता है। बल्कि ऐसा है कि यहाँ किसी से मिलने के लिए पूरा एक दिन जाता है जी। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं था, बीच में गैप आ गया। और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने कम ज़रूर काम किया, लेकिन अच्छा काम किया और अच्छे लोगों के साथ काम किया। चाहे ये वो ओपनर, एक और खुशनसीबी है, चाहे वो ओपनर साहब हो, चाहे ख़याम साहब हो, चाहे बपीदा हो। जी। खैर, ओपनर के साथ आपकी दीवानगी बहुत अच्छी रही और साथ ही साथ वो दीवानगी शुरू हुई थी साहिल लुधियानवी साहब के साथ। सीतापुर से जब आप निकल के आए, क्योंकि घर का आपका माहौल अदबी तो था ही, आपके वालिद साहब मजहबी शायर थे, लेकिन रोमांटिक शायरी के साथ कुछ ज़्यादा लगाव उनका नहीं था। तो सुना है कि इस बारे में काफ़ी कुछ इख्तिलाफात हुए थे। नहीं, इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं था। वो ऐसा था कि मैं डरता था क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें लिखता हूँ, पीटा ना जाए घर पे। जी, कहीं थप्पड़ न पड़ जाए या, मगर वो इस किस्म के नहीं थे। कभी उन्होंने घूरा भी नहीं, जिसे कहते हैं ना, डांटना या मारना तो बड़ी चीज़ है, किसी मामले में कभी घूरा। बहुत ही यानी शफकत से पेश आते थे, नरमी से पेश आते। हाँ, लेकिन मैं लिहाज करता था सादतमंद बेटे की हैसियत से तो इसलिए मैं बचता था कि उनको अपनी चीज़ें न दिखाओ, उनको न सुनाओ अपनी चीज़ें, क्योंकि उनका अलग रंग था, मेरा अलग रंग था। लेकिन हुआ ये कि मैं जब लखनऊ आया तो नया दौर फिल्म आपने देखी थी। जी, वो तो नया दौर तो लंबा किस्सा है। वो हम जरूर सुनना चाहेंगे, नया दौर का किस्सा जब चैलेंज किया था आपने अपने दोस्तों को। मैं ज़रूर सुनाऊंगा। वो हुआ ये कि लखनऊ जब आके रहने लगे तो जितने मेरे हमउम्र थे, कुछ मुझसे बड़े भी लोग थे, कुछ कहीं मुलाजमत कर रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटी में थे, कुछ कॉलेज में थे, लेकिन वो तकरीबन सीतापुर के आसपास के और सीतापुर के ही लोग थे। तो एक तरह से रिश्तेदारी भी, अजीज़दारी भी थी, तो एक बेतकल्लुफ़ी भी थी। और पिक्चर देखने साथ जाया करते थे, क्योंकि साथ वापसी होती थी। कोई काम कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, लेकिन सब शाम हुई और अगर प्रोग्राम है सिनेमा हॉल का तो सब सिनेमा हॉल पे खड़े मिलेंगे। उस ज़माने में तो थिएटर जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी और सिनेमा देखने के लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाया जाता था। और चूँकि हम लोगों का ख़ानदान जो था, पर्दा हुआ करता था, पर्दे का रवाज था जी। और उस ज़माने में फिल्में देखना जो थी औरतों के लिए बहुत मायूब समझा जाता था। मगर अगर कोई साफ़ सुथरी अच्छी फिल्म आई तो जाओ देखो, तो रिक्शा में पर्दा बांधा जाता था। और वहाँ सीतापुर में तो
लेडीज क्लास अलग हुआ करता था। मैंने ये सुना है कि जब नया दौर फिल्म आपने अपने दोस्तों के हमरा देखी जी, थी, जी। तो जब क्रेडिट्स में एंड क्रेडिट्स में नाम आया साहिर लुधियानवी साहब का, जी, जी। तो आपने अपने दोस्तों से ये कहा था कि एक दिन मेरा नाम भी क्रेडिट्स में आएगा, तो बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल मजाक में लिया था। वो बिल्कुल अचानक हुआ। नहीं, मेरे जहन में कीड़ा तो था यूँ कहना चाहिए, कीड़ा तो था, क्योंकि मुझे उस ज़माने में देखिए एक्टर याद रहे ना रहे, म्यूज़िक डायरेक्टर याद रहे ना रहे, डायरेक्टर याद रहे ना रहे, उसका नाम याद रहे फिल्म के, लेकिन लिरिक राइटर का नाम, हाँ, अगर किसी फिल्म में 3-4 लिखने वाले हैं गीत, तो कौन सा गाना किसका ये भी मुझे याद रहता था। तो इतना मुझे लगाव था उस चीज़ से। तो जाहिर है कि साहिर साहब के उन दिनों गीत जो थे बड़े ज़ोरों पे चल रहे थे और मशहूर थे, और उनकी नज़में, उनका एक अदबी रंग जो था वो असर करता था हम लोगों पे, क्योंकि हम लोग अदब से ही जुड़े थे। जी हाँ, मेरे पास अंग्रेज़ी अदब भी था और उर्दू अदब भी था, तो मैं 2 अदब का आदमी, और इस तरह उर्दू अदब से तो ख़ास लगाव भी था। साहिर साहब ने बहुत मुतासिर किया शुरू में भी, और उनकी चीज़ें भी पढ़ी थी, और बहैसियत फिल्मी गीतकार वो मेरे सबसे फेवरेट पसंदीदा थे। तो ये हुआ कि साहिर लुधियानवी के गाने हैं, ओपी नैयर का म्यूज़िक है, तो फिल्म देखी जाए। और जब फिल्म देख रहे थे तो जब लिरिक्स बाय साहिर आया, साहिर लुधियानवी, तो पता नहीं कैसे निकल गया कि एक दिन इसी स्क्रीन पे मेरा नाम आएगा। अब जो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, हाँ, ये बाद में कहा। जब घर पे आ गए तो उसी वक्त लोगों ने ताड़ना शुरू किया, एक दूसरे को देखने लगे, और उसके बाद मुझे देखते थे, मुस्कुराते थे। मैं समझ गया कि आज खिंचाई होने वाली है। उसके बाद जब हम लोग अपने ठिकाने पे पहुँचे तो वहाँ ये सब बाकायदा खुल गए, और खुल के कहने लगे कि आप तो उड़ने लगे हैं, अब आप रिसालों में छपना अलग बात है, नज़्म छप गई, गज़ल छप गई, ये वो, तब आप तो फिल्मों में भी आप सोच रहे हैं कि। तो मैंने कहा चलो ये भी तो कह ही दिया है कि मैं एक दिन फिल्मों के लिए लिखूंगा और इसी स्क्रीन पे मेरा नाम आएगा, चलो ये भी कह देता हूँ कि एक दिन ओपी नैयर के साथ लिख के दिखा दूंगा। तो अब वो चैलेंज, तो फिर ये हुआ कि अच्छा फिर कैसे इसको माना जाए। मैंने कहा कि भाई जो जीतेगा उसको फिल्म दिखा देना, और अगर नया दौर दिखा दो तो क्या बात है, दोबारा फिर देख लिया जाए। और फिर प्राण जाए पर वचन न जाए, ओपी नैयर साहब के साथ पहली फिल्म। मैंने नैयर साहब से जिक्र किया इस बात का, उनसे मिलने में मुझे 2 साल लग गए बम्बई में। हाँ। तो मैंने उनसे ऐसे तस्करा कर दिया कि मैंने तो सब ऐसा ऐसा कहा है, तो उन्होंने सुना और हंस के और मैं समझा कि टाल दिया है, कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई। लेकिन फिर उन्हीं का कॉल आया था जी, उसके बाद गाने के लिए। जी, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन पे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि लंच टाइम है, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कहा तुम आ जाओ। तो मेरा ऑफिस CGO बिल्डिंग आप जानती हैं, ए रोड बहुत नज़दीक था वहाँ से। तो नैयर साहब दिन में खाना अपने घर पे खाते थे फैमिली के साथ, और रात का खाना बाहर होटल में खाते थे कहीं ना कहीं। तो उनका मैं अभी आ रहा हूँ अपने घर, तो तुम आके मुझसे मिलो। तो मैं पहुँच गया ए रोड पे, शारदा बिल्डिंग पहुँच गया। तो मैं बैठा, आए वो, फिर खाना वाना खाया उन्होंने। उसके बाद कहने लगे भाई मैंने एक फ़िल्म साइन की है और मैं तुम्हें एक गाना दे सकता हूँ इस फिल्म में, और वो भी ट्रायल के तौर पर, कि तुमको लिखना आता है कि नहीं। तो मैं तो उछल पड़ा। मैंने कहा ये एक गाना जो है, अरे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि यार आज तो अगर कुछ और मांगा होता खुदा से तो वो भी मिल गया होता, लेकिन यही बहुत बड़ी चीज़ है। ओपी नैयर के साथ लिखना, उन्होंने हारमोनियम पे धुन बजा के सुनाई मुझे, और कुछ डमी बोले सुना है ऐसे। तो कहने लगे कि इसमें एक बात का ख्याल रखना, ये कैबरे सॉन्ग है, पहला गाना, वो भी आइटम नंबर मिला, बहुत चैलेंज था आपके लिए। कहने लगे इसमें इस बात का ख्याल रखना कि पहला लफ्ज जो हो वो आ होना चाहिए। तो मैंने 96 मुखड़े लिखे। ओ जी, 96 जी, वो अस्थाई जिसे कहते हैं। हाँ, तो मैंने कहा पहले मुखड़े अप्रूव हो, दुखड़े तो बाद में होते रहेगा, आगे हो जाएगा। तो जी हाँ, तो मैं उनके पास लेके गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो उर्दू में लिखते पढ़ते थे, उर्दू का काम। जी, वो बहुत अच्छा था। उनका मजमून था उर्दू, और ताजवर नजीबाबादी उनके उस्ताद रहे थे। जी जी जी। और आपके ऑलरेडी रिसालों में छपते थे, और शम्मा में उन्होंने काफी पढ़ा था। वो रसायल में देखते तो नाम से वाकिफ थे। तो ये बात अभी जिक्र करूंगा इस बात का, क्योंकि ये हुआ कि भाई मेरा नाम जो है अहमद वसी
फिल्मी नहीं लगता बिल्कुल, शायर का हो सकता है। तो मैंने उससे इस बारे में अब कही दूँ, आपने बात छिड़ी तो मैंने कहा मैं नाम बदल दूँ जब नाम स्क्रीन पे आने का, नाम रिकॉर्ड पे नाम आने का। तो उनका नहीं नहीं, तुम लिखते हो और तो इसी नाम से तो यही नाम रहने दो, बदलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 96 मुखड़े जब उनके पास लेके गया तो कहने मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, ये मैं इसमें से सेलेक्ट नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम इसके राइटर डायरेक्टर अली रज़ा साहब हैं, उनके पास तुम चले जाओ। तो वो वर्ली पे रहते थे साहब। मैं वार्डन रोड से चर्च गेट आया, ग्रांट रोड आया, ग्रांट रोड से लोकल ट्रेन पकड़ी और वहाँ से फिर बस ली। उनका पता जो था उनके घर पे पहुँचा। अली रज़ा साहब राइटर डायरेक्टर थे इसके, सुनील दत्त साहब और रेखा जी और प्रेमनाथ साहब और बिंदु जी, ये सब उसमें थे कलाकार। तो मैंने कहलाया कि आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, मैंने कहा नैयर साहब ने भेजा है। तो अली रज़ा साहब आए, सोचा कोई होगा ऐसे, कहने हाँ कहिए। मैंने कहा कि साहब वो मैं गीतकार हूँ, इस फिल्म में गाना नैयर साहब मुझसे लिखवा रहे हैं और उन्होंने आपके पास भेजा है। तो कहने से बैठो, बैठ गया। मैंने उनके सामने 96 मुखड़े सामने किए। तो वो भी बड़े हैरान देखने लगे, कहने कहाँ के हो तुम? तो मैंने कहा साहब मेरा वतन सीतापुर है। तो वो सीतापुर में कुछ लोगों को, मेरे चचा को कुछ लोगों से वाकिफ, खानदानी कुछ मरासिम थे, जानते थे। तो कहने लगे कि सीतापुर में तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा पुराने सीतापुर में। तो कहने वो खानदान उसका। तो मैंने कहा मैं उसी खानदान का चश्मा चराग हूँ। तो कहने लगे अच्छा बैठो, चाय मंगाओ, चाय। तो कहने लगे हाँ बताओ। तो कहने लगे ये 96 मुखड़े, मैं ये म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ ये म्यूजिक डायरेक्टर का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है। उनसे कहो नैयर साहब से कि सिलेक्ट कर लें। तो मैंने कहा साहब मैं इतनी दूर से आया हूँ, नैयर साहब ने आपके पास भेजा है, तो आप अगर एक भी गत का है आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन जानते हैं, आपने लिखा है, आप सिचुएशन जानते हैं, आपकी कहानी है, आप डायरेक्शन करिए, तो आप एक भी अगर सही है तो टिक कर दीजिए। तो उन्होंने शायद 2 या 3 पे टिक मार्क कर दिया। उसमें से नैयर साहब ने आके दर्द जमा है ये सिलेक्ट किया और फिर इसे आशा भोसले जी ने अपनी आवाज में गाया और इसी गाने से की रिकॉर्डिंग से मुहूर्त हुआ फिल्म। आपके दर्द जमा है सजना है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे। आपको बहुत अच्छा मौका मिला अच्छे अच्छे म्यूजिक मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने बहुत काम किया, मगर बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया लेकिन अच्छे लोगों के और साथ बहुत यादगार काम किया। अब हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है आप बहुत सारी फिल्में लिखते हैं लेकिन बीच में ये था कि आप मुलाजमत कर रहे थे विविध भारती में, तो वो एक बीच में आ जाता है, थोड़ा गैप तो वजह से गैप तो और क्या हुआ था कि कुछ ट्रेंड भी बदल रहा था, कुछ गानों के का मिजाज बदल रहा था और मैं उस मिजाज से हम आहंग नहीं हो पाता था, उस मिजाज से हम आहंग नहीं हो रहा था। मुझे ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टरों की तलाश थी, जैसे खयाम साहब हैं, जैसे चित्रगुप्त जी थे जी, उनके साथ तो आपने फिल्म की। और अजीब इत्तेफाक है कि उनके साथ जो मैंने गाना लिखा वो तलत साहब का आखिरी गाना है। तलत महमूद साहब का आखिरी गाना था, आप ही का लिखा हुआ। बिल्कुल सही। गानों की अब बात आ गई है, जिक्र छिड़ ही गया है, शाम रंगीन हुई, वो तो बड़ा यादगार गाना है। तेरे आंचल की फिल्म कानून और मुजरिम को लोग इस गाने की वजह से जानते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही, बहुत ही पॉपुलर। सुरेश वाडकर जी का शुरू का जो उनका कैरियर था, शुरुआती दौर का गाना था और उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा गाया है, कमाल क्या है। आपके साथ तो बातें जारी रहेंगी, फिलहाल लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। लेते हैं खास मुलाकात का ये ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के पार। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है खास मुलाकात में। आज हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने शायर और नगमे निगार अहमद वसी साहब हमारे साथ रूबरू हैं। अहमद वसी साहब, आपकी शायरी कमाल की है। पाकिस्तानी मैगजीन्स में भी, पाकिस्तानी अखबारात में भी आपने शुरुआत में काफ़ी कुछ लिखा, बहुत चाहते रहे हैं पाकिस्तानी, बहुत नाम
यानी नामी पर्चा और बड़ा मेयारी अदबी पर्चा था नकुश जी, जिसमें छपना बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो उसमें भी छपी हुई चीज़ें उस ज़माने के फनकार अफकार और दूसरे रसायल आते थे वहाँ के, और हिंदुस्तान के तो तकरीबन सारी रसायल। अदबी काम तो खूब आपने किया है, बहुत सारा अदबी काम आपने किया है, जाने जाते हैं आप बहसत शायर, बहसत अदीब। फिल्मों की तरफ भी आपका ध्यान जो बाद में गया बहुत अच्छा गया, और बहुत बेहतर तरीके से आपने अल्फाज की जादूगरी बिखेरी है, बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से आपने कहा कम काम किया है लेकिन बहुत अच्छा मयारी काम किया है, आज भी याद किया जाता है। और बड़े बड़े गुलकार ने आपके कलाम को अपनी आवाज़ है कि मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा जी, तलत साहब का जैसे आपने हमने जिक्र किया। आखिरी फिल्म जो थी जी बतौर गायक, वो गाना आप ही की फिल्म का था। हाँ, और देखिए वो यादगार गाना बन गया, मेरे शरीके सफ़र अब तेरा खुदा हाफिज। मैं तेरे साथ रहूँ ये मेरा नसीब नहीं, मैं चाहती थी कि मर जाऊँ तेरे दर पे मगर मेरे जनाजे को कांधा तेरा नसीब नहीं। हेमलता जी और तलत साहब जी, वाह क्या बात। तो और ये मेरा ही कहना चाहिए, सुझाव कहना चाहिए चित्रगुप्त जी से मैंने कहा कि ये गाना आप चाहे जिससे गवाएं, फीमेल आर्टिस्ट। तो मुलाकात कैसे हुई थी चित्रगुप्त साहब से? हुआ ये कि वली आज़म फिल्म बन रही थी, तो उसमें उसके गीतकार थे कफील आज़र, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और बड़े अच्छे शायर थे, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। वो गए हुए थे बाहर, अपने वतन गए हुए थे, लेकिन गाना अर्जेंट चाहिए था। तो अब ये हुआ कि किससे लिखवाया जाए। तो उस फिल्म में मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ रेडियो पे भी काम कर रहे थे, राम सिंह, वो मेन विलेन का रोल कर रहे थे। तो सैयद साहब उसके जो राइटर डायरेक्टर थे, उन्होंने तस्करा किया उनसे कि भाई वो गाना करना है, उसका शूटिंग करनी है, तो गाना। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ काम करते हैं अहमद वसी साहब, उन्होंने नैयर साहब के साथ काम किया है, और उनका गाना वो सी अर्जुन साहब के साथ शाम रंगीन नहीं बहुत मशहूर है ये, तो एक बार उनको भी ट्राई कर लीजिए। कहने एक दो लोगों से मैंने ट्राई किया, सैयद साहब बोले, अगर मुझे जमा नहीं, तो कहने उनको ट्राई कर लीजिए। तो कहने उनको ले आइए। सैयद साहब ने कहा राम सिंह साहब आप बाहर जाइए, मैं इनसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। तो मैं भी चौंका कि क्या इतना क्या। खैर उनका एक कैबिन था, सुन रहे हैं। पहले देखिए मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं इतनी दिक्कतों से, इतनी मुश्किल से ये फिल्म कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता। लेकिन अब गाना ऐसा फंसा है कि मैं लोगों के सामने कहना नहीं चाहता कि किसी से हो नहीं रहा है, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है इसका? तो कहने चित्रगुप्त जी। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि, तो मैंने कहा कि जब आप कहिए तो कहने अभी चलिए। मैंने कहा चलिए। तो उन्होंने सैयद साहब ने फिर सिचुएशन बताई कि वो सेपरेशन हो जाता है, मुस्लिम बैकग्राउंड है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और बैकग्राउंड से गाना हो रहा है और वो लड़की घर वापस जा रही है, तो यहाँ पे गाना चाहिए, दो गाना चाहिए। तो मैंने कुछ अल्फाज जोड़े वहीं। तो मैंने कहा साहब देखिए, सैयद साहब भी बैठे। मैंने कहा सैयद साहब आप भी हैं, चित्रगुप्त जी आप भी हैं, मेरी ख्वाहिश है, मैं तलत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तलत साहब ये गाना गाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तलत साहब से पूछूंगा। देखिए उन दिनों गा नहीं रहे थे तलत साहब के पास, ज़्यादा काम भी नहीं था, मगर उस ज़माने के आर्टिस्टों का आप देखिए एक उनका अपना एक मेयार हुआ करता था जी। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो गाना मैंने वहीं थोड़ा लिख दिया। एक अंतरा और एक मुखड़ा हो गया। तलत साहब ने कहा कि भाई मैं पहले लिरिक्स देखूंगा। तो मेरी तो आजमाइश का इम्तिहान हो गया मेरा। मैंने कहा यार आज पास होना है, फेल नहीं होना है। तो उन्होंने कहा आनंद या मिली उनके जो बेटे हैं कोई, उनसे कहा कि ये लेके तुम तलत साहब के साथ चले जाओ। तलत साहब के पास गया तो मेरा तो दिल धड़क रहा है, पसीने छूट रहे हैं जी हाँ, कि भाई देखो क्या होता है, अगर इनकार कर दिया तो मैं तो गया। और सारा दारो मदार डायरेक्टर भी पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा। तो ऐसे नज़ीर हुसैन साहब ने बड़ी तारीफ़ कर दी, सुन के बोल सुन के बहुत अच्छे ये जो सिचुएशन, वो भी उसमें काम कर रहे थे जी जी। नज़ीर हुसैन साहब, उनको मालूम थी सिचुएशन। वो लड़की के बाप बने हुए थे, लड़के के बाप बने हुए थे, दिनेश ठाकुर जी जी। तो उधर से फ़ोन आया कि मैं गाऊंगा। मैंने कहा पास हो गया, उन्होंने हामी भर दी, बस डिस्टिंक्शन मिल गया मुझे। तो मतलब आपकी ज़िंदगी में जो जो भी आपकी ख्वाहिशात थी वो सारी पूरी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप
आजकल भी काम कर रहे हैं फिर उसी मोड़ पर। आज बहुत ज़रूरत है आज के दौर में शायरी की, क्योंकि देखिए अब बड़ा शायरी का मय्यार जो है, जैसे मैं हर एक नगमनिगार से आजकल बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि शायरी का मय्यार जो है फिर से वैसा वसी होना चाहिए। अब जैसे लेक टंडन जी हैं या ख़याम साहब हैं, ये लोग तो कहते हैं कि हाँ लिखिए अच्छा। ख़याम साहब तो मतलब कोशिश करते हैं कि द बेस्ट आदमी से निकाल सके, जो रेशम है वो निकाल लें जी। ख़याम साहब की तो, और करवाते हैं वो, इतना इंस्पायर करते हैं वो, और इस तरह लिखवाते हैं कि अच्छा से अच्छा निकल आता है। लेकिन आजकल तो एक आध जगह जैसे काम करने गए तो पहले कह दिया जाता है देखिए शायरी मत कीजिएगा, गाना लिखिए। तो बताइए कहाँ से अच्छा गाना होगा? शायरी नहीं होनी शायरी नहीं चाहिए। कीजिए, गाना लिखिए। खैर आप तो फिर इसी मोड़ पर शेर व शायरी ही दिखा रहे हैं उसमें। हाँ जी बिल्कुल। उसमें मेरे 3 गाने हैं और ये लेक टंडन जी की आखिरी फिल्म है और इसका मौजू भी 3 तलाक है और इंशाल्लाह फिल्म जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, तैयार है और मुझे उम्मीद है कि एक हल्का इसको ज़रूर पसंद करेगा। ज़रूर पसंद करेगा, क्योंकि इसमें शायरी है, फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है लोगों को। और त्रिनेत्र वाजपेयी साहब जो हैं जिन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, उनका ताल्लुक़ लखनऊ से है और उनकी वालदा बनारस की, तो बड़ी गंगा जमनी तहजीब में पले हैं वो, बड़ी अच्छी ज़बान बोलते हैं, उर्दू के बड़े दिलदादा हैं और इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उसे लिखवाया। उर्दू के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो इल्मी शायरी हो चाहे वो फिल्मी शायरी हो, दोनों से आप खूबी वाकिफ़ हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शायर लोग हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री को मिलें। गाने आ रहे हैं, उन्हें बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब वो गाने नहीं रहे जो अमर गाने, यादगार गाने हैं, तो ये रंग भी रहने वाला नहीं है। ये पहिया है, घूमता है रहेगा और घूमेगा और एक दिन फिर वहीं पलट के दुनिया आएगी। पलट के आ रहा है धीरे धीरे। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप जैसे लोग अगर हमारी इंडस्ट्री मैं तो बस यही कहूँगा कि यकीन है एक दिन मैं आसमां भर लूँगा बाहों में, यकीन है एक दिन मैं आसमां भर लूँगा बाहों में, अभी तो सिर्फ एक बादल का टुकड़ा हाथ आया है। वाह वाह, बहुत खूब अहमद वसी साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में, बहुत ही अच्छा लगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का ख़ास मुलाकात मशहूर व मारूफ नगमनिगार और शायर अहमद वसी साहब के साथ आपको बहुत अच्छा लगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। अपना ध्यान रखिएगा, एक नई ख़ास मुलाकात लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।